हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हमारा टॉपिक है मादा जननांग तंत्र, है ना। मादा जनन तंत्र ये टॉपिक सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बायोलॉजी का स्टूडेंट हो चाहे ना हो, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा, मतलब ये जो टॉपिक है आपको एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपकी डेली लाइफ या जीवन लाइफ में आने के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैंने नर जनन तंत्र का वीडियो बना रखा है, अगर आप नर जनन तंत्र को भी पढ़ना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है या मेरे चैनल पे मिल जाएगा। आज हमारा टॉपिक है मादा जनन अंग। देखो, मादा जनन अंग और नर जनन अंग में क्या अंतर होता है। नर जनन अंग में सिर्फ नर युग्मक का निर्माण होता है, मतलब शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जबकि मादा जनन तंत्र में अंडाणु के निर्माण के बाद भी बहुत सारी प्रक्रिया होती हैं। जैसे अंडाणु का निर्माण होता है, फिर निषेचन भी मादा शरीर के अंदर ही होता है। निषेचन के बाद जो ब्लास्टुला मोरुला बनता है वो भी मादा शरीर की अंडवाहिनी के अंदर ही होता है। और ये सारे पार्ट कहाँ उपस्थित होते हैं, फीमेल के श्रोणी भाग में उपस्थित होते हैं। मैं डायग्राम में बताऊंगी आपको कि श्रोणी भाग कहाँ पे होता है, ठीक है। तो मादा जनन अंग नर जनन अंग से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना। मादा जो जनन तंत्र होता है वो नर जनन तंत्र से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। नर जनन तंत्र में ओनली शुक्राणुओं का निर्माण होता है, बाकी जो भी प्रक्रिया होती है वो सभी फीमेल के शरीर के अंदर होती है या फीमेल जनन तंत्र में होती है, ठीक है। तो और क्या होता है, निषेचन हो गया, फिर उनमें कोशिका विभाजन होगा। कोशिका विभाजन होके जो भ्रूण है वो गर्भाशय में आके रोपण हो जाएगा। गर्भाशय में प्लेसेंटा का निर्माण होगा। प्लेसेंटा भ्रूण को पोषण देने का कार्य करती है। ये प्लेसेंटा क्या हमारे शरीर में पहले से प्रेजेंट होती है, तो हमारे शरीर में प्लेसेंटा पहले से प्रेजेंट नहीं होता है, ये बाद में आता है। जब हमारा गर्भधारण या गर्भरोपण हो जाता है उसके 2 या 3 सप्ताह में प्लेसेंटा का निर्माण होने लगता है ना। ये और 8 और 12 सप्ताह तक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो प्लेसेंटा का निर्माण भी मादा जनन तंत्र के अंदर ही हो रहा है। फिर प्रसव की क्रिया भी मादा शरीर के अंदर ही संपन्न होती है। तो मादा जनन तंत्र बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए भी है और जो स्टूडेंट नहीं है उनके लिए भी है। तो आज हमारा टॉपिक है मादा जनन तंत्र। मादा जननांग तंत्र में 2 प्रकार के अंग होते हैं, प्राथमिक जननांग, द्वितीयक जननांग। द्वितीय जननांग को हम सहायक अंग भी बोल सकते हैं। प्राथमिक जननांग में एक अंडाशय आता है, ठीक है। सहायक अंग में अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि और ग्रंथियां, ठीक है। तो अंडाशय क्या होता है, अंडाशय बादाम की शेप के आकार का होता है। बादाम के शेप के आकार का होता है और इसमें अंडाणुओं का निर्माण होता है। जब ये अंडाणु अंडाशय से निकलकर अंडवाहिनियों में जाते हैं तो वहाँ पर ही शुक्राणु द्वारा इनका निषेचन संपन्न होता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें मादा शरीर के अंदर ही संपन्न होती हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इस जनन तंत्र को किस टाइप से लिखेंगे। जब एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो हमें वहाँ पे तो लिखना पड़ेगा, है ना। समझना भी ज़रूरी है लेकिन लिखना भी ज़रूरी है। जितना समझना ज़रूरी है उतना ही लिखना भी ज़रूरी है। तो हमें जब एग्ज़ाम में लिखेंगे तभी हमें नंबर दिए जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको लिख सकते हैं। प्राथमिक, देखो, मादा प्रजनन अंग 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक जननांग, द्वितीय प्रजननांग। प्राथमिक जननांग क्या होता है, अंडाशय ओनली, और द्वितीय जननांग को हम सहायक जनन भी कहते हैं। अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि और ग्रंथियां, ठीक है। तो सबसे पहले है अपना अंडाशय। अंडाशय को इंग्लिश में बोलते हैं ओवेरी। फीमेल में एक जोड़ी बादाम के आकार के अंडाशय गर्भाशय के दोनों तरफ 1-1 की संख्या में स्थित होते हैं, ठीक है। किस तरीके से स्थित होते हैं, गर्भाशय के दोनों साइड 1-1 तरफ स्थित होते हैं, मतलब एक तरफ दायां
साइड और एक बायां साइड। प्रत्येक ओवेरी की लंबाई 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 1.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। ओके, अंडाशय के चारों तरफ एक कोशिका स्तर मोटी जनन उपकला पाई जाती है, जिसकी कोशिकाएं घनाकार होती हैं। अंडाशय के चारों तरफ एक मोटी स्तर पाई जाती है, जिसे हम जनन उपकला कहते हैं। इसी के द्वारा क्या होता है, अंडाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, इस स्तर के नीचे दो भागों में संयोजी ऊतक पाया जाता है ना। बाहरी भाग को हम कोर्टेक्स बोलते हैं और भीतरी भाग को मेडुला बोलते हैं। ठीक है, तो दो तरह के स्तर पाए जाते हैं, जिन्हें बाहरी भाग को कोर्टेक्स बोला जाता है और भीतरी भाग को मेडुला बोला जाता है। मेडुला के अंदर ब्लड वेसल्स विस्तरित रहती हैं, है ना। मेडुला के अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल्स जो होती है वो विस्तरित रहती है, और जबकि कोर्टेक्स में कई कोशिकाओं की बनी हजारों की संख्या में विशिष्ट गोलाकार संरचना पाई जाती है, जिन्हें अंडाशय पुटिकाएं कहते हैं। ओके, इन पुटिकाओं की एक कोशिका प्राथमिक उराइट कहलाती है। यही विकसित होकर अंडाणुओं का निर्माण करती हैं। तो अंडाशय में दो प्रकार के कोशिकाएं पाई जाती है, मेडुला और कोर्टेक्स। मेडुला में तो सिर्फ ब्लड वेसल विस्तृत होती है, जबकि कोर्टेक्स के अंदर एक और कोशिका पाई जाती है, प्राथमिक ओरोनोइड। वो कोशिका विभाजित होकर अंडाणु का निर्माण करती हैं। ठीक है, एक लड़की के दोनों ओवेरी के जन्म के समय लगभग 2.5 लाख से 4 लाख तक पुटिकाएं बनती। कितनी बनती हैं? 2.5 लाख से 4 लाख तक पुटिकाएं बनती हैं। लेकिन स्त्री के संपूर्ण जीवन काल में केवल 400 पुटिकाएं ही परिपक्व होती हैं। मतलब 400 अंडाणु ही हमारे फीमेल के पूरे जीवन काल में कितने अंडाणुओं का निर्माण होता है? 400 अंडाणुओं का निर्माण होता है, जबकि बनती कितनी है? 2.5 लाख से 4 लाख तक बनती है। लेकिन ये सारी मृत हो जाती हैं या निष्क्रिय अवस्था में हो जाते हैं, जो हमारे पीरियड्स मासिक चक्र के दौरान हमारे शरीर से बाहर निकल आते हैं। जब अंडाणु पूरी तरह से विकसित हो जाता है और ओवेरी से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाता है, अंडाणु का अंडाशय से बाहर निकलने की प्रक्रिया को ही क्या बोलेंगे हम? अंडो उत्सर्ग कहते हैं। देखो, अंडो उत्सर्ग मासिक चक्र के 14वें दिन में होता है। जब मासिक चक्र से 14वें दिन में अंडो उत्सर्ग होता है, तो ये केवल 72 घंटे तक ही जीवित रहता है। ये 72 घंटे तक ही जीवित रहेगा। अगर इन 72 घंटों में अगर उनका शुक्राणु से संलयन या निषेचन हो जाता है, तो ही वो निषेचित होगा, वरना 72 घंटे के बाद वो अपने आप ही निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है। ठीक है, और प्लेसेंटा भी पीले रंग का टूटकर, जब प्लेसेंटा बनता है तो टूटकर वो पीले रंग के मूत्रण के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, ओवेरी के कार्य। ओवेरी का मुख्य कार्य अंडाणुओं का निर्माण तथा एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन जैसे लिंग हार्मोन का उत्पादन करना होता है। नर में क्या लिंग हार्मोन कौन सा होता है? नर में केवल ओनली एक लिंग हार्मोन होता है, उससे बोलते हैं हम टेस्टोस्टेरोन। वो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का क्या? जैसे दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज का बाहरी होना, जनन क्षमता के लिए शरीर को विकसित करना, ये सारे काम कौन करता है? नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। जबकि मादा में ये सारे काम कौन करती है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इनको लिंग हार्मोन बोला जाता है। जब एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि मादा जनन तंत्र के लिंग हार्मोन कौन कौन से हैं, तो हमें टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन लिखना है। और अगर नर में पूछा जाए नर जनन तंत्र में लिंग हार्मोन कौन सा है, तो हमें टेस्टोस्टेरोन लिखना है। ठीक है, ओके। ये हार्मोन फीमेल के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों पर नियंत्रण, अंडवाहिनी, गर्भाशय एवं योनि की वृद्धि एवं विकास पर नियंत्रण करता है। तो यहाँ तक समझ में आया? ओके। अब आता है अपना अंडवाहिनी या फेलोपियन ट्यूब, जिसमें हमारा निषेचन संपन्न होता है।
अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब। प्रत्येक अंडाशय के पास से झालरदार कीप के समान मुख वाली एक एक नलिका शुरू होती है, जिसमें प्रत्येक की लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर होती है। मतलब फैलोपियन ट्यूब की लंबाई कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर होती है। इनकी दीवार पेशी होती हैं और इसके फिब्री में अनेक सीलिया पाई। सीलिया जो तंतुनुमा संरचना होती है, हम उनको सीलिया बोलते हैं, जिनकी गति के कारण अंडाशय से निकला अंडाणु फिब्री में आ जाता है। फैलोपियन का दूसरा सिरा गर्भाशय से जुड़ा रहता है एवं अंडाणुओं को ग्रहण करके गर्भाशय में पहुंचा देती है। निषेचन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी में ही संपन्न होती है। अब आता है अपना गर्भाशय, यूट्रस, है ना। तो इसमें सबसे मादा जनन तंत्र का सबसे मेन पॉइंट भाग होता है यूट्रस। ये भ्रूण को रोपण करने देता है और उसको पोषण प्रदान करता है और 9 महीने तक भ्रूण गर्भाशय में ही पल भर के बड़ा होता है। जब हम प्रेगनेंसी की स्थिति में रहते हैं तो इसका आकार 10 गुना बढ़ जाता है। जैसे नॉर्मल डेज से प्रेगनेंसी में इसका आकार 10 गुना बढ़ जाता है। गर्भाशय 7.5 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा, 3.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। इसका ऊपरी हिस्सा चौड़ा तथा निचला हिस्सा सकड़ा होता है। ठीक है। इसकी दीवार मोटी तथा मांसपेशियों की बनी होती है। दीवार की बाहरी पेशी स्तर मायोमेट्रियम तथा भीतरी स्तर एंडोमेट्रियम की बनी होती है। देखो, जब भी हमारा मासिक चक्र आता है या निषेचन संपन्न नहीं होता है तो कौन सी दीवार टूटती है? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की ब्लड वेसल्स टूटकर मासिक चक्र के रूप में बाहर निकलती हैं। गर्भाशय का निचला सकरा भाग ग्रीवा कहलाता है और जो योनि में आके खुलता है। ठीक है। योनि, वेजाइना। योनि एक सक्रिय नली है जिसकी दीवार पेशी उत्तक की बनी होती है। इसका ऊपरी सिरा गर्भाशय से जुड़ा होता है जबकि दूसरा सिरा छिद्र के रूप में बाहर खुलता है। इस छिद्र को योनि द्वार कहते हैं। अब आता है अंडाणु जनन। यह क्रिया अंडाशय की जर्मिनल एपिथेलियम कोशिकाओं में होती है। इन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अंडाणु बनने की क्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। मादा में महीने में केवल एक ही अंडाणु परिपक्व होता है। जैसे कभी कभी जुड़वा बच्चे होते हैं ना, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा रेयर केस में कोई स्त्री में 2 अंडाणुओं का भी परिपक्व हो जाता है, तो वो जुड़वा बच्चे होते हैं। उनमें क्या होता है, एक ही अंडवाहिनी में 2 अंडाणु का निषेचन नहीं हो सकता। अगर एक निषेचित अंडाणु दाईं ओर की अंडवाहिनी में निषेचित हुआ तो दूसरा अंडाणु बाईं ओर की अंडवाहिनी में निषेचित होगा। दोनों अंडाणु एक अंडवाहिनी में निषेचित नहीं हो सकते। अगर एक माह में दाएं ओवेरी का ओवम परिपक्व हुआ तो दूसरे माह में दाहिने का ओवम परिपक्व होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है। अब आता है अपना अंडाणु की संरचना। मनुष्य का अंडाणु दूसरे स्तनियों के समान ही गोल और अचल होता है, जो चल नहीं सकता। जबकि नर युग्मक क्या होते हैं, वो चल होते हैं, वो चल युग्मक होते हैं। मतलब हम जैसे वो उनके पीछे पूंछ होती है तो वो क्या पूंछ के सहायता से मूवमेंट कर सकते हैं। तथा योक यानी प्रोटीन पीले रंग का पदार्थ नहीं पाया जाता है, बल्कि इसके अंदर कोशिका द्रव्य बहुत अधिक मात्रा में भरा होता है। कोशिका द्रव्य के मध्य में एक अगुणित केंद्रक पाया जाता है। पूरा अंडाणु एक स्रावी पारदर्शक झिल्ली से घिरा होता है जिसे जोना प्लेसुडा कहते हैं। इस झिल्ली के चारों तरफ पुट्टिका कोशिकाएं अनियमित रूप से स्थित होती है। इस स्तर को कोरोना रेडिएटा कहते हैं। ठीक है। तो कैसी संरचना होती है अंडाणु की? इस टाइप की संरचना होती है अंडाणु की। इसमें केंद्रक होता है, ये अगुणित होता है, मतलब अगुणित n होगा, अगुणित n होता है। और फीमेल में हमेशा कौन सा सूत्र विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होगा, कभी भी समसूत्री विभाजन नहीं होगा। फिर इसके अंदर ये कोशिकाएं पाई जाती है, लेयर पाई जाती है
इस तरह से हमारा अंडाणु विकसित होता है। और जो ये अंदर होती हैं, इसके अंदर कोशिका द्रव्य भरा होता है, इसको बोलेंगे हम कोशिका द्रव्य, जो क्या करता है, इस केंद्र को आघात से बचाता है। जब भी निषेचन होता है तो ये नर जो युग्मक होते हैं, ये जो झिल्लियाँ होती है वो हट जाती है और इस केंद्र से फ्यूज होता है। और ये सारी प्रक्रिया कहाँ होती है, फैलोपियन ट्यूब में होती हैं। ठीक है, ऐसे हमारे शरीर में ऐसे अंडाणु होते हैं और दोनों साइड ये होती हैं। ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा देख लेना, मेरे से अच्छा नहीं बना है। ठीक है, तो ये हमारी अंडवाहिनी हो गई और ये हमारे अंडाशय हो गए। अंडाशय कहाँ हो गए, ये गर्भाशय हैं, गर्भाशय के दोनों ओर अंडाशय हैं और इनमें ही अंडाणुओं का निर्माण होता है। ये अंडाणु निकलकर जब अंडवाहिनी में जाते हैं तो इसी अंडवाहिनी में ये क्रिया संपन्न होती है। मतलब युग्मक और अंडाणु संलयन का निषेचन कहाँ होता है, अंडवाहिनी में होता है। जब ये अंडवाहिनी यहाँ से जाती है तो ब्लास्टुला का निर्माण होकर डायरेक्ट ये गर्भाशय में रोपित हो जाते हैं और इस भाग को हम योनि बोलते हैं। ऊपरा सिरा चौड़ा होता है और निचला सिरा संकड़ा होता है। ठीक है, तो ये हमारा था मादा जनन तंत्र। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लिखने के लिए भी मैंने आपको सफिशिएंट नोट्स बता दिए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। ठीक है, थैंक यू।